इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास के रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किसी एक खास पॉइंट में, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो ये रहा वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जिससे कि करंट का फ्लो हो रहा नीचे से ऊपर की तरफ और जिसका मैग्नीट्यूड है I। इसी के आसपास के रीजन में हम एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, ये पॉइंट है P। इस पॉइंट में बने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें पता लगाना है। इस P पॉइंट को किस तरह से डिफाइन किया गया कि ये P पॉइंट इस वायर से A डिस्टेंस दूर है, अर्थात इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस वायर से, इस करंट कैरिंग कंडक्टर से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कहा गया ये है A। अब सिर्फ इससे P पॉइंट डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि इस करंट कैरिंग कंडक्टर से A डिस्टेंस दूर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर और भी बहुत पॉइंट्स बन सकते हैं, जैसे कि ये पॉइंट, उसी तरह से कि ये पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। सो इसे पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए हम ये कहेंगे कि ये जो वायर है इसके बॉटम से, बिल्कुल नीचे के हिस्से से, इस P पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये है अल्फा। तो ये एंगल बन गया अल्फा, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी बनेगा अल्फा। और साथ ही साथ ये कहा गया कि इस वायर के टॉप से P पॉइंट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बीटा। सो ये एंगल ये है बीटा, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो एंगल होगा ये एंगल भी होगा बीटा। यहां पर देखिए इस करंट कैरिंग कंडक्टर में बहुत सारे एलिमेंट्री लेंथ्स होंगे जिसके कारण बहुत सारे करंट एलिमेंट्स बनेंगे। इन सारे करंट एलिमेंट्स के कारण P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो डिफरेंट होगा, अलग अलग पॉइंट्स के लिए या फिर अलग अलग एलिमेंट्री लेंथ्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा। लेकिन सारे मैग्नेटिक फील्ड्स का जो डायरेक्शन होगा वो होगा नॉर्मली इनवर्ड्स। आप यहाँ मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके देख ले, तो हमें पता लगाना है कि इस पूरे वायर में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के कारण बने टोटल मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे कितना होगा। तो सबसे पहले हम आर्बिट्ररीली चोजन एक एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर करेंगे, यह है dl लेंथ का, और P पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट ये इस वायर को M पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। और dl को डिफाइन करने के लिए हम ये कहेंगे कि ये जो dl है अर्थात ये जो एलिमेंट्री लेंथ है, ये एलिमेंट्री लेंथ M पॉइंट से L डिस्टेंस दूर है। और साथ ही साथ यहां देख ले इस एलिमेंट से, इस एलिमेंट्री लेंथ से P पॉइंट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है थीटा। सो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल जो होगा ये होगा थीटा। और ये dl जो एंगल सबटेंड कर रहा है P पॉइंट पे वो है d थीटा। सो इस एंगल को हम कहेंगे ये है d थीटा। और इस पॉइंट P का एलिमेंट्री लेंथ dl से जो डिस्टेंस है वो हमने माना ये है r। अब देखें इस dl एलिमेंट के कारण P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा बायोट-सैवर्ट्स लॉ से हम कह सकते हैं कि ये होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इंटू dl इंटू साइन ऑफ एन एंगल। और ये कौन सा एंगल होगा? ये एंगल होगा IDL और R के बीच बना हुआ एंगल, अर्थात ये एंगल। पर इसके जगह अगर हम इस एंगल को भी कंसीडर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल होगा 180 डिग्री माइनस फाई। यहां पर हमें साइन ऑफ एन एंगल अपीयर करवाना है और हमें पता है कि साइन फाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस फाई।
तो चाहे आप 180 डिग्री माइनस फाई कंसिडर करें या फाई कंसिडर करें, दोनों इस सिचुएशन में सेम रिजल्ट हमें देगा, क्योंकि हम साइन ऑफ एन एंगल कंसिडर कर रहे हैं। अब देखिए इससे आगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगा साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाय dl और p के बीच का जो डिस्टेंस है उसी का स्क्वायर। यहां पर देखिए जो वेरिएबल्स है जैसे कि dl, जैसे कि फाई, जैसे कि r, ये सारे सिंक्रोनस नहीं है। हम इन सभी को किसी एक कॉमन वेरिएबल के फंक्शन में लिख सकते हैं और वो कॉमन वेरिएबल होगा थीटा। देखिए यहां पर थीटा और फाई के बीच एक रिलेशन होगा, इस रिलेशन में हम आगे चर्चा करेंगे। आगे देखिए हम dl को भी थीटा और डी थीटा के फंक्शन में लिख सकते हैं। कैसे? यहां पर देखिए l को हम लिख सकते हैं थीटा के फंक्शन में। जब हम l को थीटा के फंक्शन में लिख सकते हैं तो dl को भी थीटा और डी थीटा के फंक्शन में लिख सकते हैं। हम आगे चल के देखेंगे कैसे। और यहां r, इस r को भी हम थीटा के फंक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कोसाइन ऑफ थीटा इस ट्राइंगल में ये होगा a डिवाइडेड बाय r, जबकि a एक कांस्टेंट है इस सिचुएशन के लिए। सो इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं, यह है इक्वेशन 1। चलिए अब हम dl को थीटा और डी थीटा के फंक्शन में लिखते हैं, उससे पहले हम l को थीटा के फंक्शन में लिखते हैं। तो इस ट्राइंगल में देखें, इस ट्राइंगल में ये क्लियर है कि टेंजेंट ऑफ थीटा ये होगा l डिवाइडेड बाय a। सो इस फिगर से हम कहेंगे कि टेंजेंट ऑफ थीटा ये होगा l डिवाइडेड बाय a। इससे आगे हम कहेंगे कि l इज इक्वल टू a इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन के दोनों साइड को थीटा के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो हमें मिलेगा dl ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a, जो कि एक कांस्टेंट है, तो a इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा को जब हम थीटा के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है सेकांट स्क्वायर्ड थीटा। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि dl इज इक्वल टू a इंटू सेकांट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसे हम नाम देते हैं, यह है इक्वेशन 2। तो यहां से हम dl का वैल्यू जो है इसे हम यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में। अब आगे देखें, हमें फाई को थीटा के फंक्शन में लिखना है, या फिर कहे इस पूरे साइन ऑफ फाई को थीटा के फंक्शन में लिखना है। तो फिर से इस ट्राइंगल में देखें कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक ट्राइंगल का इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो बाकी दोनों एंगल्स मिला के 90 डिग्री का होगा। सो फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। सो फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। इससे आगे हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, और उससे आगे हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा। इसे हम नाम देंगे, ये है इक्वेशन 3। अर्थात यहां हम साइन ऑफ फाई को सब्स्टिट्यूट करेंगे कोसाइन ऑफ थीटा से। तो हमारे न्यूमरेटर में पूरा का पूरा एक्सप्रेशन थीटा के फंक्शन में एक्सप्रेस्ड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस r को थीटा के फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए फिर से ये ट्राइंगल देखें। इस ट्राइंगल में हम कह सकते हैं कि कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय r। सो कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय r। इससे आगे r इज इक्वल टू a ओवर
कोसाइन ऑफ थीटा। तो इसी को हम कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू a इंटू सेकांट ऑफ थीटा। इसे हम कहेंगे इक्वेशन 4। अब देखें पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, पूरा न्यूमरेटर और पूरा डिनोमिनेटर हम थीटा के फंक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर इक्वेशन 2, 3 और 4 से रेस्पेक्टिव वैल्यूज अगर हम इक्वेशन 1 में लिखते हैं तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? इक्वेशन 1 बन जाएगा dB का मैग्नीट्यूड ये है म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई, जो कि इस पूरे सिचुएशन में कांस्टेंट है, इंटू DL। DL के जगह हम लिखेंगे a इंटू सेकांड स्क्वायर्ड थीटा इंटू d थीटा। सो इंटू a सेकांड स्क्वायर्ड थीटा d थीटा। फिर हमें लिखना है साइन ऑफ फाई। तो साइन ऑफ फाई हम इक्वेशन 3 से उसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कोसाइन ऑफ थीटा से। तो इनटू कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड। इक्वेशन 4 से देखें r है a सेकांट ऑफ थीटा, सो r स्क्वायर्ड हो जाएगा a स्क्वायर्ड इंटू सेकांट स्क्वायर्ड थीटा। अब इस इक्वेशन को रिड्यूस करें तो न्यूमरेटर का a डिनोमिनेटर का एक a को कैंसिल करेगा और सेकांट स्क्वायर्ड थीटा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचा हुआ रहेगा कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई इंटू कोसाइन ऑफ थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a। अब ये तो था मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे बना हुआ इस dl एलिमेंट्री लेंथ के कारण, जिससे कि करंट का फ्लो हो रहा है I। अब अगर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहे तो हमें क्या करना होगा? जितने भी सारे करंट एलिमेंट्स है यहां से लेके यहां तक, सारे करंट एलिमेंट्स के कारण बने हुए मैग्नेटिक फील्ड्स के मैग्नीट्यूड्स को जोड़ना है। और हमें पता है सारे मैग्नेटिक फील्ड्स एक ही डायरेक्शन में बनेंगे, तो डायरेक्टली हम उसे सम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें पता है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा dB का ही इंटीग्रेशन। यहां पर मैं लिमिट नहीं बैठा रहा हूं कि आगे इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा उस पर मैं लिमिट बैठाऊंगा। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई इंटू कोसाइन ऑफ थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a। तो देखिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो हमें लिमिट बैठाना है थीटा के रेस्पेक्ट में। चूंकि सारे एलिमेंट्री लेंथ्स को कंसीडर करने के लिए हमें यहां से लेके यहां तक सारे dls को कंसीडर करना, सारे एलिमेंट्री लेंथ्स को कंसीडर करना है। तो यहां थीटा का जो लिमिट्स होगा वो होगा यहां से लेके इस एंगल तक, अर्थात माइनस अल्फा से लेके बीटा तक। यहां कुछ लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि लिमिट्स में माइनस अल्फा हम क्यों कंसीडर करते हैं, प्लस अल्फा क्यों नहीं कंसीडर करते हैं। यहां पर देखें कि प्लस अल्फा कंसीडर करने का मतलब क्या होगा? मान ले ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये है वो पॉइंट, और ये एंगल जो बन रहा है ये एंगल है बीटा, और ये एंगल जो है ये है अल्फा। तो अगर मैं कहूं प्लस अल्फा से लेके प्लस बीटा तो उसका मतलब बन जाएगा ये एंगल अगर अल्फा हुआ तो इसका मतलब बनेगा इस एंगल से लेके इस एंगल तक, अर्थात वायर का जो पोर्शन हम कंसीडर करेंगे वो होगा ये पोर्शन। तो चूंकि इस लाइन सेगमेंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम पॉजिटिव मान रहे हैं, इसीलिए बीटा को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो अल्फा को चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर्ड हो रहा तो इसे हम नेगेटिव मानेंगे। सो लिमिट हो जाएगा माइनस अल्फा से लेके प्लस बीटा, माइनस अल्फा टू प्लस बीटा। यहां पर देखें म्यू नॉट 4 पाई
ये कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर ले जाएंगे। I ये भी कांस्टेंट है, इसे भी हम बाहर ले जाएंगे इंटीग्रल के, क्योंकि I थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है। उसी तरह से A ये भी थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है तो इसे भी हम इंटीग्रल के बाहर ले जाएंगे। और इंटीग्रल के अंदर ये बचा हुआ रहेगा कोसाइन ऑफ थीटा और डी थीटा। लिमिट लिख लेते हैं, माइनस अल्फा टू बीटा। अब कोसाइन ऑफ थीटा को जब हम इंटीग्रेट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा साइन ऑफ थीटा। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाई ए इंटू साइन ऑफ थीटा। और इसके लिमिट्स होंगे माइनस अल्फा से लेके बीटा तक। तो इससे आगे हम लिखेंगे म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई ओवर ए इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा। सो ये बन गया, देखिए कितना, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई ओवर ए इंटू साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा। क्योंकि हमें पता है साइन ऑफ माइनस अल्फा ये होगा माइनस साइन ऑफ अल्फा। सो साइन ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। सो ये पार्ट बन जाएगा साइन ऑफ बीटा माइनस माइनस साइन अल्फा, अर्थात ये बन जाएगा साइन ऑफ बीटा प्लस साइन अल्फा। इससे आगे हम एक स्पेशल केस कंसीडर करेंगे। वो स्पेशल केस है कि जब ये वायर इन्फिनिटली लॉन्ग हो, और इसका मतलब है, वायर इज इन्फिनिटली लॉन्ग का मतलब है कि अल्फा और बीटा ये दोनों बराबर है 90 डिग्री के। तो इस सिचुएशन में ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई ओवर ए इंटू साइन ऑफ, चूंकि बीटा का वैल्यू है 90 डिग्री, प्लस साइन ऑफ अल्फा का भी वैल्यू है 90 डिग्री। तो यही बन जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू, इस पार्ट को देखें, साइन 90 होगा 1 और फिर से साइन 90 डिग्री, ये भी 1, तो 1 प्लस 1 2, तो ये बन जाएगा 2i डिवाइडेड बाय a। सो ये हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसे पॉइंट में जो कि इस वायर से a डिस्टेंस दूर है और इस वायर से करंट फ्लो कर रहा है I, और ये वायर इन्फिनिटली लॉन्ग है। तो ये हो गया जनरल इक्वेशन किसी एक पॉइंट में, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास के रीजन में, उस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका। और ये हो गया एक स्पेशल इक्वेशन, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर से अगर a डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट रहे और उस वायर से अगर करंट फ्लो करे I, तो उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा।